नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर के, जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि क्या रिश्तों की अहमियत इतनी ही तक सीमित है, जितने की मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल एक लड़का जो कुछ इस प्रकार का काम कर देता है, जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई परेशान रह जाता है। बहुत ही चर्चित जगह है जिसका नाम है सतना। सतना यानी कि मध्य प्रदेश की जगह है और यहीं की ये कहानी निकल करके सामने आई है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे गुजारिश है, विनती है कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम हम साझा कर सकेंगे, शेयर कर सकेंगे। आप अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि अपने इस परिवार के साथ हम नाम को आपके साझा कर सकें, शेयर कर सकें। बाकी जिन भाइयों ने हमें कमेंट करा है, उनके नाम मैंने बाकायदा सब कुछ लिख करके रख लिया है और मैं सबके नाम आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपसे आशीर्वाद की भी कामना करूंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरी वारदात आखिर है कहाँ की। दरअसल मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है सतना, और सतना में के अंतर्गत ही आता है मैहर। मैहर एक ऐसी जगह है, मैहर माता है वहाँ पर। एक ऐसी जगह है जहाँ बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस नाम पे चर्चा है और अलग अलग जगहों पे सभी लोग इस नाम को जानते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर आकर के एक बार दर्शन करता है सच्ची श्रद्धा से, सच्ची निष्ठा से, अगर कोई भी विनती अगर मांगता है पूरे दिल से, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होना तय है। वही मैहर का एक गांव लगता है तिहारा गांव, और इसी तिहारा गांव में एक औरत होती है जिसका नाम होता है रानी चौधरी। रानी चौधरी जो है वो मैहर माता मंदिर के पास ही बैठ करके सिंदूर बेचा करती थी और उसी सिंदूर से अपने परिवार का भरण पोषण पहले करती थी। बहुत लंबे समय से वो वहीं पर बेचती चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ता है तो कहते हैं कि वक्त अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है, और ऐसा ही होता है रानी चौधरी के साथ। दरअसल रानी चौधरी के जो पति हैं वो लगभग 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। बच्चे उनके जब छोटे होते हैं तो उन्हीं को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, लाड प्यार के लिए कहीं कमी ना हो जाए, इसीलिए सिंदूर बेच करके जो भी 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मिला करते थे, उससे अपने वो परिवार का गुजारा किया करते थे। अब धीरे धीरे वक्त का पहिया तेजी से बढ़ता है, आगे बढ़ जाता है, और इसी बीच जो रानी चौधरी है उनके 2 लड़के होते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। 2 लड़के, जो कि दोनों लड़के जब बड़े हो गए जाते हैं तो फिर वो लोग मुंबई चले जाते हैं और मुंबई में ही जा करके जॉब करने लगते हैं, अच्छी खासी कमाई करने लगते हैं। जो उनकी बेटी होती है जिसका नाम आरती होता है, आरती भी अपने बुआ के यहाँ यानी कि राजस्थान में रह करके पढ़ाई करती थी और वहीं पर रहा भी करती थी। अब वो अपनी माँ के पास छुट्टियों में ही बस आया करती थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। अब रानी चौधरी के जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि माँ तुम अब मंदिर पे जा करके सिंदूर मत भेजा करो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम्हें कमी किस बात की रहती है। लेकिन जो रानी चौधरी होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे दे देने से सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन जो शुरुआती दौर मैंने शुरू किया था, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से मैंने कमा करके तुमको पाला था, पोसा था और तुम लोगों को इस काबिल बना दिया है कि तुम लोग जा करके वहाँ पर कमा रहे हो, तो अगर मैं उस जगह को, उस ज़मीन को अगर छोड़ दूंगी तो ये हमारे वसूल के खिलाफ हो जाएगा। ये बात जब रानी चौधरी कहती है तो उनके जो लड़के, दोनों बेटे होते हैं, उनके दिलों में ये बात घर कर जाती है। वो कहते हैं कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं है। लेकिन इधर रानी जो चौधरी है उनका एक भाई होता है जिसका नाम होता है रामचंद्र चौधरी। वो अपनी बहन का कभी कभार हालचाल ले लिया करता था, कभी कभार बातचीत कर लिया करता था। जब कुछ दिन हुआ करते थे तो वो रानी चौधरी को फ़ोन करता, पूछता कि बहन कैसी हो, और जो उसकी बहन है वो बताती कि ठीक हूँ भैया। कभी कभी रामचंद्र अपनी बहन से मिलने भी चला जाया करता था, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था।
धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। दिन आती है वो 28 अगस्त का। 28 अगस्त को जो दोनों लड़के हैं वो अपनी माँ को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन लड़कों का फ़ोन जो है वो रानी चौधरी नहीं उठा रही थी। रात से ही नहीं उठा रही, यानी कि 27 जो अगस्त होता है उसी की रात से ही वो फ़ोन उठाना बंद कर देती है। जब वो फ़ोन नहीं उठाती हैं तो फिर दोनों लड़कों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। वो बहन से फ़ोन करते हैं अपनी, कहते हैं कि बहन देखो माँ फ़ोन नहीं उठा रही है, आखिर बात क्या है? आखिर माँ की तबीयत तो सही है, सब कुछ सही तो है, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। इस पर जो उनकी बहन होती है आरती, वो कहती है कि नहीं भैया कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी। सुबह ही माँ से बात हुई थी, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं बता रही थी। अब जो दोनों भाई हैं वो अपने मामा को यानी कि रामचंद्र चौधरी को फ़ोन करते हैं और वो उनसे सारी बात बताते हैं। जो रामचंद्र चौधरी होते हैं वो भी अपनी बहन को बार-बार फ़ोन करते हैं, लेकिन बहन जो है वो फ़ोन उठाती ही नहीं है। जब बहन नहीं फ़ोन उठाती है तो सभी लोग परेशान कि आखिर बहन है तो है कहाँ? आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? सुबह से नहीं उठाती, दोपहर हो गई थी, कम से कम अब तक तो फ़ोन उठा ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर फ़ोन स्विच ऑफ रहता तो बात अलग की होती। फ़ोन पे रिंग जा रही थी, रिंग जाने के बावजूद भी वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए सभी लोग परेशान होते हैं। रामचंद्र चौधरी होते हैं वो अपने बहन के कमरे पे जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कमरे पर ताला लटका हुआ था। जब ताला लटका हुआ था तो आखिर उनकी बहन गई कहाँ? चारों तरफ वो पता लगाते हैं, उनकी जितनी सहेलियाँ होती हैं, जितने इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, सभी लोगों से वो पूछते हैं कि आखिर मेरी बहन जो है वो रानी चौधरी वो है कहाँ? गई कहाँ? किसी ने देखा क्या? सभी लोग कहते हैं कि नहीं, कल दिन में ही तो वो दिख रही थी, उसके बाद से हमने उन्हें नहीं देखा है। अब जो रामचंद्र चौधरी होते हैं वो नज़दीकी थाने पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके जा करके जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं सुधीश कुमार अग्रवाल जी, उन्हीं को ये सारी अपनी बातें बताते हैं। और बताने के बाद सुधीश अग्रवाल जी बहुत ही बढ़िया दिल नेक दिल इंसान होते हैं। उन्होंने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और एसएचओ अनु चौधरी को ये इस मामले की जो फाइल है वो सौंप दिए। बोला कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाओ, इस मामले को जल्द से जल्द, इस औरत को जल्द से जल्द खोजो जल्दी से कहाँ है। अब जो एसएचओ साहब होते हैं, बाकी जो पुलिस की टीम होती है, दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, कांस्टेबल, सभी लोगों की एक टीम गठित कर दी जाती है मिला करके और सभी लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। कई जगहों पे पता किया जाने लगता है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। पुलिस के हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन पुलिस की अब समझ में नहीं आता है, पूरे दिन खोजने के बाद जब कहीं से नहीं पता चलता है तो वो कहते हैं, सोचते हैं कि क्यों ना जहाँ से घटना हुई है वहीं से इसकी शुरुआत करें। चलें घर पे ही देखें कि अगर हो सकता है कि घर पे कोई ना कोई सबूत तो ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आरती जो रानी है उन्होंने कुछ न कुछ सबूत ज़रूर छोड़ा होगा। अब जो रानी चौधरी के घर पे जाया जाता है, पुलिस जाती है, पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा जाता है और जैसे ही जब ताला तोड़ा जाता है घर के अंदर जब लोग जाते हैं तो सभी लोग घर के अंदर पहुंच करके इधर-उधर सब कुछ खोजने लगते हैं, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई भी चीज़ हाथ नहीं लगती है। तब तक एक कांस्टेबल की जो नज़र है वहीं पर रखे एक बक्से में जाती है। जब बक्से पर नज़र पहुंचती है तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर देखिए बक्से पे कहीं न कहीं ब्लड लगा हुआ है। अब जब ब्लड की बात आती है तो जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुरंत बक्से को के पास सभी लोग जाते हैं। अब सबको लगता है कि हो ना हो इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि हो सकता है कि अ, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर तुरंत ताले को तोड़ा जाता है और जब ताले को तोड़ा जाता है तो सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग देख कर के हैरान थे। दरअसल रानी चौधरी कहीं और नहीं बल्कि उसी बक्से में बहुत ही बुरी तरीके से पड़ी हुई थी। उनके सिर से हल्का-फुल्का जो खून था वो वहीं पर रखे हुए सामान में लगा हुआ था, लेकिन उतना सब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। अब जैसे ही इस बात की खबर सभी लोगों को पता चलती है कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इधर जो पुलिस है वो अगल-बगल जो है वो सभी लोगों की तलाश जारी पूछने लगती है, पूछताछ करती है कि आखिर जब घर के बाहर से ताला बंद था और महिला अंदर है तो ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर हुआ होगा। अब इसीलिए जब पुलिस इधर-उधर खंगालती है तो ऐसा लगता है कि जो घर में जो सामान होते गहने थे वो भी गायब थे। पैसे तो घर में ₹1 भी नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा है जो जानने वाला था और उसी ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस मोहल्ले में जब पूछती है
तो पता चलता है कि रानी चौधरी के घर पे एक लड़का आया हुआ था और वो लड़का कल ही का आया हुआ था और सुबह से वो दिखाई नहीं दिया है। तो हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। जब अब पता किया जाता है, पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका नाम होता है किशन चौधरी। किशन चौधरी ही घर पे आया हुआ था। किशन चौधरी की तलाश होती है और पुलिस किशन चौधरी को उठा भी लेती है। दरअसल किशन चौधरी कोई और नहीं बल्कि जिस औरत को उसने मारा था रानी चौधरी, उसी की बहन का लड़का होता है। अब जब उसकी बहन का लड़का होता है तो अब पुलिस उसको उठाती है। किशन चौधरी की उम्र 22 साल और जो मरने वाली औरत होती है रानी चौधरी, इसकी उम्र होती है 40 साल के करीब। 40 साल की रानी चौधरी के मर्डर के जुर्म में किशन चौधरी जिसकी उम्र 22 साल होती है, इसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस अरेस्ट करती है, इससे पूछताछ करती है, तो ये पहले तो इधर उधर की बातें करता है। वो कहता है कि साहब वो तो मेरी मौसी है, मैं आया जरूर था लेकिन फिर मैं चला गया और मुझे क्या पता कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जो पुलिस है वो सख्ती से पेश आती है। जब उसको दो चार तमाचे लगते हैं, जब पुलिस अपने रवैये पे आती है तो फिर वो सच जो है वो कबूल कर लेता है। दरअसल जो किशन चौधरी है वो एक पूरी कहानी ही बयां कर देता है। दरअसल जो किशन चौधरी की जो कहानी थी, जिसको सुनने के बाद हर कोई परेशान हो जाता है, हर कोई हैरान हो जाता है कि एक लड़का आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर ऐसा हो क्या सकता है। दरअसल जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो किशन चौधरी पूरी एक कहानी ही बयां कर देता है। दरअसल किशन चौधरी बताता है कि कुछ समय पहले की बात है, उसके पास जो घर के जो हालात थे वो सही नहीं थे। उसके घर में उसके जो माँ बाप हैं उसको काफ़ी डांट फटकार लगा रहे थे। तो वो सोचता है कि वो जाएगा कहीं बाहर कमाएगा। वो घर से बहुत ही शान से तो निकला कि वो जाएगा बाहर जा करके जॉब कर लेगा। लेकिन जब इधर-उधर भटकता है, कहीं भी उसको जब काम नहीं मिलता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। अब वो निराश हो जाता है, सोचता है कि आखिर वो अब जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि उसको अब भूख लग रही थी, परेशान हो रहा था। घर से वो महज़ अभी 30-40 किलोमीटर की दूरी पर था। दरअसल जो किशन चौधरी होता है, अब उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचता है कि क्यों ना मौसी के घर पे चला जाए, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाने का जुगाड़ हो ही जाएगा और मौसी के पास कुछ पैसे भी होंगे, वो मुझे पैसे भी कुछ दे देंगी जिससे हमारा गुजारा हो जाएगा कुछ दिन के लिए और फिर मैं जाऊँगा तो जॉब कर ही लूँगा। ये सोच करके वो वहाँ पर जाता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मौसी के जो दोनों लड़के हैं, वो तो बाहर जॉब कर रहे हैं और उनकी जो लड़की है, वो भी अपनी बुआ के घर पे ही है, तो मौसी को पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और उन्हीं के पैसों पे मैं थोड़ा बहुत ऐश कर लूँगा 2, 4, 10 दिन वहीं पर रुक करके। अब जब पहुँचता है 27 तारीख को, यानी कि 27 अगस्त को, जब वो लड़का पहुँचता है और पहुँच करके जब वहीं पर खाना-पीना खाता है, उसकी मौसी उसका सेवा-सत्कार करती है, पानी पीने के लिए देती है और जो लड़का है वो पानी पीता है और पीने के बाद फिर वो बहुत ही शांत तरीके से हालचाल होती है। हालचाल होने के बाद सब कुछ सही चलता है। वो अपनी पूरी कहानी बयाँ करता है कि मौसी, मैं ऐसे-ऐसे मैं परेशान था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं इधर-उधर गया हुआ था, मैं भटक रहा था। उस पर रानी चौधरी कहती है कि बेटा तुम्हें तकलीफ की क्या बात है? हो तो तुम भी मेरे ही बेटे, मेरी बहन के लड़के हो, तो क्या हुआ? हो तो तुम मेरे ही बेटे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम यहीं पर रहो और नहीं होगा तो जॉब करना, जॉब करने के बाद यहीं पर तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, यहीं पर तुम अपना कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हो। अब इस बात को सुन कर के जो अनु चौधरी होता है, ये माफ़ी चाहते हैं, किशन चौधरी होता है, वो कहता है कि ठीक है, शाम का खाना-पीना बनता है। खाना-पीना बनने के बाद वो किशन चौधरी और रानी चौधरी बैठ कर के खाना-पीना खाते हैं और खाना-पीना खाने के बाद वो किशन का बिस्तर लगाती है रानी चौधरी और जो किशन को कहती है कि बेटा तुम यहीं पर सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जा रही हूँ। मतलब कि किशन को कहा जाता है कि जो बरामदा होता है, बरामदे में जो किशन का बिस्तर लगता है और जो अंदर जो आंगन होता है, उसी आंगन में रानी चौधरी अपना बिस्तर लगा लेती है। चूँकि घर में सब कुछ खुला ही था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। इस पर रात जब होती है, तो जो किशन चौधरी है, वो रात के वक़्त उसको नींद नहीं आ रही थी और इधर जो रानी चौधरी है, वो थकी हुई थी और उसको नींद बहुत जल्दी आती है, वो जल्द ही सो जाती है। इधर जब किशन चौधरी को नींद नहीं आती है, तो फिर वो परेशान होता है। अब वो उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या?
अब वो वहां से उठता है और सीधा अपने मौसी के बिस्तर के पास आकर के खड़ा हो जाता है। वो अपने एक आंखों से एकटक अपनी ही मौसी को देखता जा रहा था, घूरता जा रहा था। फिर वो जा करके उन्हीं के बगल में लेट जाता है। अब जैसे ही लेटता है तो जो अपने मौसी के बदन पे वो हाथ फेरने लगता है, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, तो साड़ी जो है वो हवा से इधर उधर हट चुकी थी। अब उनके हाथ पे, उनके पैर पे हाथ जब वो फेरता है तो पहले तो रानी चौधरी जो है उनकी नींद नहीं खुलती, क्योंकि वो थकी हुई थी, तो जल्दी ही वो सोई हुई थी, लेकिन उनको लगता है कि कुछ कुछ ना कुछ उनके शरीर पर चल रहा है। तो वो उनकी आंख खुल जाती है तो देखती है कि बगल में किशन जो है वो लेटा हुआ है। अब जब उसको देखती है तो वो पूछती है कि अरे किशन, तुम यहाँ पर क्यों आ गए, लेट गए? तो वो कहता है कि मौसी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे वहाँ डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपके पास सो गया हूँ। इस पर जो रानी है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी चारपाई भी यहीं पर लगा देती हूँ, तुम मेरे बगल में ही सो जाओ। इस पर जो किशन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसी पे सोऊंगा। और वो कहता है कि उसकी मासी जो है वो कहती है कि चलो ठीक है, सो जाओ। अब वो दूसरी साइड मुंह करके जो रानी चौधरी है वो सो जाती है, लेकिन इधर जो किशन होता है, किशन उसके साथ अब कहीं ना कहीं जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, उसके बदन पे हाथ फेरता है, उसके अलग अलग हिस्सों को छूने का प्रयास करता है। इस पर जो रानी चौधरी है उसका ऐतराज करती है और उसको डांट फटकार लगाती है। लेकिन वो कहते हैं, किशन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। जब इस प्रकार की बातें कहता है वो, तो कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, मैं सभी लोगों को बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। इस पर जो किशन होता है वो एक नहीं सुनता है, वो कहता है कि तुम्हारा पति तो 15 साल से पहले ही मर चुका है, तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता? इस प्रकार की अभद्र बातें करता है और बातें करने के बाद अपनी ही सगी मौसी के साथ वो अपने जो गंदे काम है उसको अंजाम देता है। और अंजाम देने के बाद जो रानी चौधरी है अब बार बार उससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि बेटा मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन जो किशन है वो एक नहीं सुनता है और वो अपनी ही मौसी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। अब इधर जब उसके सर से जो सनक थी जब उतरती है, नशा उतरता है सब कुछ खत्म होने के बाद, तो रानी उसको बार बार कहती है कि चाहे जो भी हो जाएगा, मैं जैसे ही सुबह होगी मैं सभी लोगों को बताऊंगी। इस पर जो किशन होता है उसका माथा ठनकता है और इस पर जो रानी चौधरी है वो उठ करके जा रही होती है बाहर की तरफ, वो तो उसको खींच करके बिस्तर पे जबरदस्ती चारपाई पर लेटा लेता है, उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने का प्रयास करता है। लेकिन इस बार रानी चौधरी हार नहीं मानने वाली थी, बल्कि वो उसके साथ जबरदस्त लड़ाई करती हैं। लेकिन इतने में जो किशन है वो एक बगल में ही रखा हुआ एक सिलवट होता है, उसी से उठा करके रानी के सिर पर मार देता है और मारने के बाद जिसकी रानी की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और जैसे ही जब डेथ होती है तो फिर इधर जो किशन चौधरी है उसका मन नहीं भरता है, बल्कि जो रानी चौधरी होती है उसके शरीर से एक एक बदन से उसके एक एक कपड़े को उतारता है। उतारने के बाद फिर वो उस औरत के साथ, यानी कि मरी हुई औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बनाने के बाद वो इस प्रकार का हैवान बन चुका था। फिर उस औरत के बदन से सब कुछ पोंछता है, पोंछ करके बगल में ही एक साड़ी रखी हुई थी नई, उसको नए कपड़े पहनाता है। पहनाने के बाद उसको सोचता है कि आखिर लेके जाएगा कहाँ, इसीलिए फिर वो उसको एक बक्सा होता है, वहीं पर चाबी भी सुखी होती है, उसी बक्से की चाबी निकालता है और उसी बक्से में उठा करके उसको ठूस देता है। ठूसने के बाद वो ध्यान नहीं देता है कि बक्से पे जो ब्लड है वो लग गया है, बल्कि जहाँ जितना ब्लड लगा हुआ था सारे ब्लड को वो साफ करता है और साफ करने के बाद जो ब्लड वाला कपड़ा होता है उसको एक झोले में भरता है। और भरने के बाद जो भी घर में पैसे होते हैं, लगभग 2,000 रुपये करीब होते हैं उस घर में, वो कैश लेता है और बाकी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये के गहने घर में होते हैं, उन गहनों को भी वो ले लेता है और ले करके वहां से सीधा चलता बनता है, यानी कि पूरा अच्छे से कमरे के अंदर की सफाई करता है। सफाई करने के बाद वहां से जब उसको लग जाता है कि कोई भी सुराग अब सामने नहीं दिख रहा है, तो फिर वहां से वो सीधा निकलता है, बाहर से ताला बंद करता है और ताला बंद करने के बाद वहां से वो फरार हो जाता है। उसको लगता है कि अब कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, कोई उसको खोज नहीं पाएगा। लेकिन उसकी एक गलती थी कि वो वहां पर आया हुआ था और सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने देखा हुआ था, तो इसी वजह से सभी लोगों ने बताया कि एक लड़का आया हुआ था और जो
रानी चौधरी है, उनके फ़ोन पे जो लड़का है वो कॉल करके आया था, उसी कॉल डिटेल के आधार पर, उसी नंबर के आधार पर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसको जेल की हवा खिलाई जाती है। तो आजकल के दौर में ऐसे-ऐसे दरिंदे, ऐसे-ऐसे हैवान जो है वो बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो इस प्रकार की गिरी हुई मानसिकता को अंजाम देते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए कमेंट की तरफ रुख कर लेते हैं कि जिन भाइयों ने कमेंट किया है, उनके नाम मैं आप तक साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। निरंजन सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर के हैं। अगर निरंजन सिंह जी आप हमारी वीडियो लगातार देखते हैं, आपने कहा भी है, और आप मध्य प्रदेश के जबलपुर के हैं, तो मध्य प्रदेश में सतना भी पड़ता है, मैहर भी पड़ता है, तो आपको पता ही होगा, इर्द-गिर्द की बात है, तो आपने ये न्यूज़ सुनी भी होगी, क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी फालतू की घटनाएँ नहीं सुनाई जाती, जो सच्ची घटनाएँ होती है, वही हम आप तक ला करके प्रस्तुत करते हैं। सीताराम जी हैं, नंद किशोर शर्मा जी हैं, ये रांची झारखंड से हमारे वीडियो देखते हैं। लालजी महेंद्र जी हैं, लाला जी महेंद्र हैं, राम राजेंद्र सिंह जी हैं, मिथिलेश राय जी कैमूर बिहार से हैं, सीताराम जी जयपुर से हैं, राजकुमार जी जो लंदन यूके से रहने वाले हमारे वीडियो को देखते हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट और भरोसा बनाए हुए हैं। ऐसे ही आपका प्यार, सपोर्ट और भरोसा हमें मिलता रहे, ताकि हम आने वाली जो सच्ची घटनाएं हैं, जो हमारे समाज को एक प्रेरणा देती हैं कि ऐसे अंजाम करने पे इस प्रकार के आपको भुगतान करना पड़ेगा, हम लेकर के आया करते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ ये भी लिखिएगा कि जो लड़के ने अपनी ही 40 साल की मौसी के साथ किया, क्या ऐसा करना जायज़ था? क्या उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इसका डिसाइड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। आप वीडियो पे लाइक करिएगा। एम करते हैं कि आप हमारे वीडियो पे तकरीबन 100 लाइक पहुँचा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।